द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्यावियन ने लेट 4 स्टार डोवडी को फोड़ दिया था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। उनके पास पॉइंट्स होंगे, हाई रैंक होगी, निश्चित ही वो पॉइंट्स ग्रैबिंग कंपटीशन के टॉप कंटेंडर्स होंगे। ऐसी सिचुएशन में अपना हर ट्रम्प कार्ड अभी खोल देना बुद्धिमानी नहीं थी। यही सोचकर स्यावियन ने चालों से खेलना चुना। पर स्यावियन ने एक बात नहीं सोची थी कि जूनी उन फ्लेम से जान छुड़ाने की जगह उन्हें इकट्ठा कर अपनी शक्ति में बदलने की कोशिश करेगा। स्यावियन का मेन उद्देश्य तो बस जूनी का ध्यान बटाना था, पर जूनी ने उल्टा उन्हीं फ्लेम्स को एक स्थान पर समेट के उन्हें रिफाइन और निगल के अपनी शक्ति में बदलने की मुश्किल राह चुन ली। ये सचमुच एक बेहद दुस्साहसी योद्धा का काम था। दुर्भाग्य से जूनी इस काम में चूक गया। असल में इन 23 फ्लेम्स का आपसी रेजिस्टेंस तो स्यावियन की बॉडी में पहले ही समाप्त हो चुका था। वहां उनका फ्यूजन हो चुका था, पर उनके भीतर छिपी विनाश की मेन पावर अब भी मौजूद थी। जूनी जैसे लेट 4 स्टार डोवडी के लिए भी इन फ्लेम फ्यूजन से जन्म विस्फोट कोई असाध्य संकट नहीं था। अगर वो सिर्फ फ्लेम्स पे ध्यान देता तो वो शायद अपनी जान बचा सकता था, लेकिन तभी स्यावियन की येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर जैसा सोल अटैक उसकी सोल पे हुआ और उसी पल उसका ध्यान जरा सा डगमगाया। ये छोटी सी चूक उसके लिए घातक सिद्ध हुई। फिर भी जूनी ने उस पल भी हिम्मत नहीं हारी। जब येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर के सोल अटैक से उसकी डोज की सप्लाई लड़खड़ा गई और फ्लेम एक्सप्लोजन की डिस्ट्रक्टिव पावर पूरी दाएं टांग पे फैल चुकी थी, तभी उसने बिना झिझके अपनी जायंट टैक्स घुमाकर अपनी पूरी दाएं टांग काट के अलग कर दी, ताकि उस विनाशकारी शक्ति को वहीं पे रोक सके। यही वजह थी कि वो अभी तक जिंदा था और अभी जो सीन सामने था वो उसी की कीमत थी। स्यावियन को भी मानना पड़ा, इस जूनी का ये कदम वो भी सराहे बिना नहीं रह सकता। ऐसा अटैक अपने ही ओरिजिन को भारी नुकसान पहुंचाता है, और यदि कोई और मार्ग ना हो तभी कोई ऐसा करेगा। परंतु जूनी ने जो किया वो सही निर्णय था। आखिरकार 23 फ्लेम्स के फ्यूजन से जन्मी विनाश की शक्ति इतनी भयंकर थी कि अगर उसने समय रहते टांग नहीं काटी होती तो फ्लेम पावर पूरे शरीर में फैल के जूनी को बिना किसी दूसरे हमले के धीरे धीरे जलाकर खत्म कर देती। थोड़ा ठहर कर सोचने के बाद स्यावियन की डोबची भी काफी हद तक वापस आ चुकी थी। फिर वो धीरे धीरे जूनी की ओर बढ़ा। अब जब जूनी ने अपनी दाएं टांग काट के अलग कर दी थी तो भले ही उसने फ्लेम डिस्ट्रक्शन की पावर को रोक लिया हो, लेकिन उसका सोर्स पे गहरी चोट पहुंच चुकी थी और उसकी शक्ति लेट 4 स्टार डोवडी से गिर के केवल मिड 4 स्टार डोवडी लेवल तक रह गई थी। भले ही ऐसा ना हुआ होता तब भी स्यावियन के पास उसे हराने का पूरा भरोसा था। आखिर जूनी की पावर पहले ही फ्लेम एक्सप्लोजन से काफी गिर चुकी थी। अब वो स्पष्ट रूप से अपने अंतिम चरण में था। लगता है मैंने तुम्हारी पावर को कुछ कम आंका था, जूनी ने कमजोर आवाज में कहा। 3 स्टार डोवडी के पीक की ताकत से तुमने इतने सारे पॉइंट्स निकल लिए, वास्तव में तुम में दम तो है। अभी अभी उसके चेहरे की वह घृणित पागलपन भरी हंसी कहीं गायब हो चुकी थी। अब उसकी आवाज में बस एक ठंडी दृढ़ शांति थी। लेकिन तुमने भी मुझे जूनी को कम आंका है। मैं हूँ लेट 4 स्टार डोवडी, क्रैकिंग माउंटेन एक्स का जूनी, रैंक 11th। मैं हार नहीं सकता। एक 4 स्टार डोवडी के इनिशियल लेवल के बच्चे से नहीं हार सकता। ये इम्पॉसिबल है। क्रैकिंग माउंटेन फैमिली कभी किसी कायर को बर्दाश्त नहीं करती। जूनी पागलों की तरह दहाड़ा और उसी पल उसकी बॉडी से एक भयानक लहर उठी। नहीं, भागो! स्यावियन भी तुरंत चिल्लाया। सोचने का समय नहीं था। उसने बाएं हाथ से मुंह फेंक और दाएं हाथ से यूरो को पकड़ के तेजी से वहां से उड़ान भर दी। उधर जूनी ने अपने उस घायल लहूलुहान शरीर को घसीटते हुए पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया। उसके हाथ में पकड़े जायंट एक्स अचानक चमक उठी और अगले ही पल वो विस्फोट हो गई। उसी के साथ साथ चारों दिशा में इतनी भयानक एनर्जी की आंधी उठी जो लेट 4 स्टार डोवडी लेवल के किसी भी योद्धा को मिटा देने के लिए काफी थी। ये वेव, ये तो जूनी है। सोचा भी नहीं था कि स्यावियन जूनी को इस हद तक मजबूर कर देगा कि वो अपनी ओरिजिन पावर का प्रयोग करे। दौड़ खड़ा च्यू उस विस्फोट की जगह को देखते हुए धीरे से बोला, भाई च्यू, ये जूनी ने क्या किया है? उसके बगल में खड़े एक युवक ने पूछा। जूनी ने अभी अपनी अंतिम आर्ट का प्रयोग किया है, क्रैकिंग माउंटेन एक्स की ओरिजिन पावर। जूनी की जायंट एक्स का नाम माउंटेन स्प्लिटिंग एक्स है। अटैक के टाइम पे ये 2 भागों में बट जाती है, लेकिन वास्तविक शक्ति इसी माउंटेन स्प्लिटिंग एक्स की ओरिजिन पावर पर टिकी होती है। जूनी क्रैकिंग माउंटेन फैमिली का प्राउड सन है और उसे ये एक्स देने का मतलब है कि फैमिली में उसकी स्थिति बहुत ऊंची है। कहा जाता है ये माउंटेन स्प्लिटिंग एक्स उनके क्रैकिंग माउंटेन फैमिली की टाउन क्लैन ट्रीजर है
और यद्यपि ये एक्स सिर्फ स्पिरिचुअल टूल्स की श्रेणी में दर्ज है, लेकिन इसके बावजूद इसकी शक्ति को हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। ये माउंटेन स्प्लिटिंग एक्स शत्रु की ब्लड पावर को लगातार निगल के अपने भीतर एक भयंकर ऊर्जा संचित करती रहती है। जब जूनी संकट में हो तो वही संचित ओरिजिन पावर एक ही बार में विस्फोट करके चारों दिशाओं में तबाही मचा देती है। ये शक्ति मेरे लिए भी संभालना आसान नहीं होगा, च्यू हुआ ने गंभीर आवाज में कहा। 3 स्टार डोवडी के पीक पे खड़ा हुआ सियावियान अगर जूनी को इस लास्ट ट्रम्प कार्ड तक जाने पर मजबूर कर सके तो ये साफ है कि वो साधारण लड़का नहीं है। लेकिन चाहे वो कितना ही उछल कूद कर ले, आखिरकार वो है तो सिर्फ एक जोकर ही। आप जैसे शक्तिशाली के सामने भाई च्यू उसकी क्या बिसात। च्यू हुआ के कुछ चेलों ने चापलूसी भरी आवाज में कहा। उम्मीद है ऐसा ही हो, च्यू हुआ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और आसपास की बातों की परवाह किए बिना अपनी नजर सीधे विस्फोट के केंद्र की ओर टिका दी। उसकी परसेप्शन के अनुसार जूनू की पावर अब पूर्णतः समाप्त हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उस विस्फोट के केंद्र से कुछ हल्की हल्की सांसों की आहट उसके कानों में आ रही थी। जूनी द्वारा माउंटेन स्प्लिटिंग एक्स की ओरिजिन पावर छोड़ते ही एक भयंकर धमाका हुआ था। यदि उस विस्फोट की तुलना तेज फ्लेम्स के फ्यूजन से बने पहले विस्फोट की पावर से की जाए तो वो किसी भी तरह कमजोर साबित नहीं होती। अपनी अंतिम चाल इस्तेमाल करते ही जूनी की डोची पूरी तरह खाली हो गई, भयंकर वेव्स फैल गई और उसी पल उसके शरीर पर लटका टोकन भी टूट के बिखर गया। जूनी का शरीर कोर्स फॉरेस्ट से सीधे बाहर भेज दिया गया और उसके टोकन पे मौजूद सारे पॉइंट्स एक इनविजिबल रे में बदल के सियावन के टोकन पे जा गिरे। उधर दूसरी ओर सियावन ने हाथ हिला के तुरंत उन पॉइंट्स को तीनों में बांट दिया। यूरू और मुफेंग के टोकन्स पे पॉइंट्स और रैंकिंग तेजी से ऊपर जाने लगी। इसी के साथ ही पॉइंट्स रैंकिंग में 11वें स्थान वाला जूनी आधिकारिक रूप से प्रतियोगिता से बाहर हो चुका था। सियावन ने भी ये महसूस कर लिया था कि जब जूनी अपनी माउंटेन स्प्लिटिंग एक्स की ओरिजिन पावर मुक्त कर रहा था तभी उस पावर की भयानकता उसकी सोल पावर को दूर से ही चुभने लगी थी। इसलिए उसने एक पल भी गवाए बिना यूरू और मुफेंग को पकड़ के उस स्थान से दूर हटा लिया। अपनी पावरफुल सोल परसेप्शन की वजह से सियावन खतरे को बहुत पहले ही महसूस कर जाता था और उसी के चलते जब जूनी पागलों की तरह हंस रहा था उसी समय सियावन ने उन्हें वहां से निकाल ले जाने का फैसला कर लिया था। कितनी खतरनाक सिचुएशन थी। भाग के सुरक्षित दूरी पे पहुंचने के बाद मुफेंग ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। एक और वो जूनी की इस भयंकर ताकत से चकित था जो अंतिम समय में भी ऐसा विस्फोट कर सकती थी कि लेट 4 स्टार डोवडी भी मिट जाए। वाकई रैंक 11 होना यूं ही नहीं था। दूसरी ओर उसको सियावन पे भी आश्चर्य हो रहा था जो विस्फोट शुरू होने से पहले ही उसे और यूरू को साथ लेके वहां से निकल आया था। सियावन, ये पॉइंट्स तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और जूनी को शुरू से लेकर आखिर तक तुमने अकेले ही संभाला। हम तो बस तुम्हारी सहायता के लिए थे। हम इतनी बड़ी सौगात कैसे ले सकते हैं? तुम इन्हें वापस रखो, यूरू ने कोमल आवाज में कहा और अपनी हथेली में पकड़ा टोकन उठा के उसके पॉइंट्स सियावन को लौटाने लगी। हाँ, तुम ही वापस ले लो, मुफेंग ने भी मुस्कुरा के कहा और वही काम करने लगा। जरूरत नहीं, ये पॉइंट्स तुम लोग ही रखो, सियावन ने हाथ हिला के मना किया। यदि तुम दोनों ने मेरा ब्रेक थ्रू प्रोटेक्ट ना किया होता तो जूनी जैसे प्रतिद्वंदी से लड़ पाना इतना आसान नहीं होता। ये पॉइंट्स तुम्हारा हक हैं। तो फिर ठीक है, वैसे भी अभी टाइम बचा है। आगे कहाँ जाना है यह तुम ही तय करोगे और आगे जो भी पॉइंट्स मिलेंगे वो सब तुम्हारे आदेश से होंगे, मुफेंग हंसते हुए बोला। उसी समय आकाश में चमकती हुई रोशनी के साथ कुछ लिखे हुए शब्द प्रकट हुए। यूरो के टोकन पर अब पॉइंट्स बढ़ के 18,000 हो चुके थे और उसकी रैंकिंग सीधे 44 नंबर पर पहुंच चुकी थी। मुफेंग के टोकन पर भी पॉइंट्स बढ़ के 19,000 हो गए थे और उसकी रैंकिंग सीधे 33 तक उछल गई थी। अब हमें कहाँ जाना चाहिए? यूरो ने हल्के से होंठ काटते हुए पूछा। वो स्पष्ट रूप से महसूस कर रही थी कि कुछ अत्यंत शक्तिशाली ओरा उनके पिछले बैटलफील्ड की ओर एक साथ बढ़ रहे थे। क्यों ना हम इनफर्नल कोर्स फॉरेस्ट की तीसरी मंजिल पर चले जाएं? थोड़ी देर के लिए नजर से दूर रहते हैं। अभी इस ट्रायल के खत्म होने में 15 दिन बाकी हैं। सियावन ने दूर आकाश की ओर देखते हुए कहा। उसने भी महसूस कर लिया था कि वो शक्तिशाली ओरा उनके पुराने स्थान की ओर बढ़ रहे थे। उनमें से कुछ जूनी से भी अधिक पावरफुल थे। हालांकि सियावन उनसे डरता नहीं था, परंतु फाइनल बैटल से पहले बिना वजह जान की बाजी लगाना बिल्कुल बुद्धिमानी नहीं थी। तीसरी मंजिल भले ही खतरनाक है पर छिपने के लिए बहुत अच्छी जगह है। वो लोग शायद सोच भी नहीं पाएंगे कि हम सीधे तीसरी मंजिल पर चले जाएंगे, मुफेंग ने हंस के कहा। अब उसने सियावन को एक सच्चा दोस्त मान लिया था, इसलिए उसके सुर में सुर मिलाना अब स्वाभाविक था। ज्यादा देर करना ठीक नहीं होगा। कई ताकतवर ओरा इधर की ओर आ रहे हैं, उनसे उलझने का इस समय कोई मतलब नहीं। सियावन ने दोनों की सहमति देखते हुए कहा। चलो। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, अपनी स्पीड को पीक पे पहुंचाया और इनफर्नल कोर्स फॉरेस्ट की तीसरी मंजिल की ओर निकल पड़े। इन कोर्स फॉरेस्ट के बाहर एक पैविलियन के भीतर
ये लड़का तो मेरी उम्मीदों पर खरा उतरा, वो जियांग हंसते हुए बोला। ये लड़का तो मेरी कल्पना से भी ऊपर निकला, हुडू ने कुछ खींचे हुए स्वर में कहा। मैंने पहले ही कहा था, दृष्टि हमेशा दूर तक रखनी चाहिए, वो जियांग मजाक में बोला। अच्छा समझ गया, अब ज्यादा मत सुनाओ, सिर दर्द हो रहा है। हुडू ने आंखें घुमाई। मोयिंग तीसरी मंजिल पर क्यों गई है? ध्यान रखना, अगर कोई बड़ी गड़बड़ हो तो हम सीधे दखल देंगे। ये बच्ची भी एक बेहतरीन टैलेंट है, वो जियांग ने गंभीरता से कहा। इस मोयिंग का ओरिजिन भी काफी मिस्टीरियस है, क्या हमें इसकी जांच करनी चाहिए? हुडू ने सामने रखे सफेद कागज पर नजर डालते हुए कहा, जिसपे मोयिंग के बारे में बहुत कम जानकारी लिखी हुई थी। अभी नहीं, बेकार में नए झंझट मोल लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दोनों ने इतना बोल के अपने सामने रखे कई क्रिस्टल बॉल्स पे नजरें गड़ा दी, ताकि इन टैलेंटेड युवाओं पे लगातार नजर रखी जा सके। डैम इट, जूनी के पॉइंट्स भी उन्हीं के हाथ लग गए। आकाश में यूरू और मू फेंग की नई रैंक और पॉइंट्स दिखते ही चियू हुओ गुस्से से चिल्ला उठा। उन्होंने अभी अभी इतनी बड़ी लड़ाई झेली है, निश्चय ही वो आखिरी दम तक लड़के मुश्किल से जूनी को हरा पाए होंगे। उनके शरीर थके होंगे, डोलची काफी खर्च हो चुकी होगी, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। चलो उनका पीछा करते हैं, उसके बगल वाला एक युवक बोला। निकम्मे, तुम्हें अब तक समझ नहीं आया क्या? वो स्याव्यान एक बार भाग्य से बच निकला तो क्या हर बार भाग्य ही साथ देगा? तुम सब मूर्ख हो। चियू हुआ गुस्से से दहाड़ा। उसे समझ नहीं आता था कि उसके पिता ने इतने बेकार लोगों को उसके साथ क्यों भेज दिया। यहाँ कौन गुस्सा हो रहा है, जरा देखूं तो। अरे ये तो चियू हुआ है, तुम आज भी वहीं के वहीं हो, जरा सी बात पे इतना क्रोधित हो जाते हो। एक कोमल लेकिन भारी आवाज गूंजी। चियू हुआ ने सिर उठा के देखा। एक मोटा ताजा काफी भारी शरीर वाला युवक उनके सामने प्रकट हो चुका था। डैम, ये तो लुओ गोंग है। चियू हुआ का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? ये तो तीसरे स्थान वाला किंग कोंग लुओ गोंग है। चियू हुआ के चेले भी आश्चर्य से चिल्ला उठे। किंग कोंग लुओ गोंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चियू हुआ ने गंभीर आवाज में पूछा। इस ट्रायल में इस किंग कोंग लुओ गोंग का नाम काफी दूर तक फैला हुआ था। पॉइंट्स ग्रैबिंग कंपटीशन में तीसरा स्थान, लुओ गोंग। उसे लोग किंग कोंग लुओ गोंग के नाम से जानते थे। यहाँ तक कि चियू हुआ जैसे लेट 4 स्टार डोडी के लिए भी इस लुओ गोंग से सीधे भिड़ना आसान नहीं था। आखिर ये उपाधि उसे यूं ही नहीं मिली थी। किस प्रकार की कल्टीवेशन टेक्निक लुओ गोंग साध रहा है ये ठीक से किसी को नहीं पता, पर फाइट करते टाइम उसका शरीर लोहे की दीवार जैसा बन जाता है। इतना कि लेट 4 स्टार डोडी लेवल का चियू हुआ भी उसके सामने कुछ हद तक लाचार सा दिखता है। स्पष्ट था लुओ गोंग की डिफेंसिव पावर इतनी भयंकर थी कि चियू हुआ भी उससे सहजता से भेद नहीं सकता था। मैं तुम्हें नहीं खोज रहा, मैं तो बस उस स्याव्यान नाम के लड़के को ढूंढने आया हूँ, मोटे से दिखने वाले लुओ गोंग ने हंसते हुए कहा। यह सुन के चियू हुआ ने राहत की सांस ली और बोला, वो स्याव्यान तो लगता है पहले ही भांप चुका है कि हम उसका पीछा कर रहे हैं। वो यहाँ से निकल चुका है। अगर ऐसा है तो फिर फाइनल में मुलाकात होगी अगले 15 दिनों में। मुझे विश्वास नहीं कि वो कहीं ना कहीं से बाहर नहीं आएगा। बस चियू हुआ ने यह ध्यान नहीं दिया कि लुओ गोंग जिस दिशा में गायब हुआ वो इन कोर्स फॉरेस्ट की दूसरी मंजिल के एंट्री गेट की ओर थी। मास्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? चियू हुआ के चेले ने पूछा। पीछा करेंगे, चियू हुआ ने ठंडी आवाज में कहा। देखता हूँ ये स्याव्यान आखिर कितना पावरफुल है। इतना बोल के वो सबसे पहले स्याव्यान के भागने की दिशा में चल पड़ा। उधर स्याव्यान और उसके दोनों साथी तेज गति से कोर्स फॉरेस्ट की दूसरी मंजिल से दूर निकले जा रहे थे। लुओ गोंग और चियू हुआ दोनों जूनी से कहीं अधिक पावरफुल थे। अब जब उनके पास पर्याप्त पॉइंट्स आ चुके थे तो सबसे उचित यही था कि कुछ समय के लिए सामने से हटके फाइनल तक का इंतजार किया जाए। तीनों एक अंधेरी सी जगह पहुंचे जहां आगे एक काला सा रास्ता दिखाई दे रहा था। काले रास्ते के ऊपर 2 बड़े अक्षर चमक रहे थे, सावधान। ये मू फेंग ने उस अंधेरी सुरंग के ऊपर लिखे इन 2 बड़े अक्षरों को घूरते हुए हल्का सा सोचा। कोई बात नहीं। स्याव्यान ने हाथ बढ़ा के मू फेंग के कंधे पर रखा और अगले ही पल एक अत्यंत कोमल फ्लेम एनर्जी मू फेंग की बॉडी में फैल गई, जिससे उसे अजीब सी सुकून भरी गर्माहट महसूस हुई। चलो, तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर इनफर्नल कोर्स फॉरेस्ट की दूसरी मंजिल से गायब हो गए, तीसरी मंजिल की ओर बढ़ते हुए। कोर्स फॉरेस्ट के बाहर रिपोर्ट। इनफर्नल कोर्स फॉरेस्ट की तीसरी मंजिल में कुछ लोग प्रवेश कर गए हैं। एक युवक ने झुक के वू जियांग को सूचना दी। कौन है वो? वू जियांग ने धीमी आवाज में पूछा। एक व्यक्ति जिसकी पीठ पे भारी रूलर है और उसके साथ एक पुरुष और एक लेडी है, युवक ने उत्तर दिया। समझ गया, जाओ, तुमने अच्छा काम किया है, आगे भी ध्यान रखना, वू जियांग ने कहा। जी। प्रोत्साहन पाते ही वो युवक
जैसे नई ऊर्जा से भर गया और प्रतियोगियों की गतिविधियों पर नजर रखने फिर से कोर्स फॉरेस्ट की ओर लौट गया। तीसरी मंजिल पे यहाँ की घोस्ट ची कितनी डेंस है। अंधेरे सुरंग से बाहर निकलते ही तेज रफ्तार से घोस्ट ची का एक झोंका सीधे उनके चेहरे से टकराया और मुंह फेंक का चेहरा गंभीर हो गया। वो इतने सालों से भूत प्रेतों से निपटने वाला व्यक्ति था। वो अच्छी तरह जानता था कि जितनी डेंस ये घोस्ट ची होगी उतने ही डरावने यहाँ के घोस्ट होंगे। मुंह फेंग, तुम्हें क्या हुआ? यूरू ने देखा कि मुंह फेंग कुछ विचित्र हैंड सील बना रहा था तो उसने पूछा, कुछ नहीं, मैं तुम लोगों पे स्पेल लगा रहा हूँ ताकि ये घोस्ट ची तुम्हें ज्यादा नुकसान न पहुंचा सके। मुफैंग ने बुदबुदाते हुए कहा और मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। कुछ पलों के बाद उसके हाथों से 3 रेज निकली जो स्याव्यान, यूरू और स्वयं मुफैंग पे गिरी। जैसे ही ये लाइट शरीर से टकराई वो एक इनविजिबल पावर में बदल गई जो घोस्ट जी की घुसपैठ को लगातार रोकने लगी। ये शक्ति वाकई बहुत अजीब है। स्याव्यन अपने आप बोल उठा। भले ही स्याव्यन के पास फ्लेम्स की प्रोटेक्शन थी पर यूरू और मुफैंग के पास ऐसी प्रोटेक्शन नहीं थी। तीसरी मंजिल पे घोस्ट जी की डेंसिटी पहली 2 मंजिलों से कहीं अधिक थी और वो साफ महसूस कर पा रहे थे कि उनकी डोची किसी इनविजिबल पावर के द्वारा दबाई जा रही है। लेकिन मुफैंग के इस स्पेल के प्रभाव में वो दमन पूरी तरह गायब हो गया। स्पष्ट था मुफैंग को घोस्ट से निपटने के खास तरीके पता थे। सब लोग सावधान रहें, तीसरी मंजिल के ये घोस्ट काफी खतरनाक होते हैं, मुफैंग ने ठंडी आवाज में कहा। तीनों ने एक दूसरे को देखा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उसी समय कोर्स फॉरेस्ट की तीसरी मंजिल के किसी और एरिया में, मोस्टर, तुम्हें पूरा यकीन है कि जगह यही है? युक्वान घोस्ट ने सामने बने एक कुएं की ओर देखते हुए पूछा। वो कुएं की गहराई में घूरते हुए कुछ असमंजस में था। उसे इतना तो पता था कि ट्विन घोस्ट एम्परर का दूसरा आधा हिस्सा यही तीसरी मंजिल पे सील्ड है, लेकिन सही स्थान का उसे पूर्ण विश्वास नहीं था। हाँ, मेरी परसेप्शन के अनुसार यही जगह है, चलो नीचे चलते हैं, घोस्ट स्पिरिट ने कहा। इतना बोलते ही वो बिना किसी से राय लिए सीधे कुएं में कूद गया। हम भी चलते हैं, होंगे ने कहा और उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। हालांकि होंगे मन ही मन इन सबको बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थी, लेकिन एक खास व्यक्ति के लिए उसे ये खतरा उठाना ही था। चलते हैं, युक्वान ने कहा और एक लाइट रे बन के कुएं में समा गया। घोस्ट स्पिरिट, युक्वान घोस्ट और रेड माउंटेन रेड वैली की मास्टर होंगे, ये तीनों प्रबल योद्धा एक साथ उस कुएं में उतर गए और कुएं के मुहाने पे रेड वैली के लोग और घोस्ट प्रतीक्षा करते रह गए। अब तो मामला काफी दिलचस्प हो गया है, कुएं के बाहर से एक परिचित सी आकृति ने कहा। ध्यान से देखने पर पता चलता वो व्यक्ति मुलर था। चलो जरा इन पॉइंट ग्रैबिंग कंपटीशन के कथित शक्तिशालियों से मुलाकात की जाए, मुलर ने हल्की मिस्टीरियस मुस्कान के साथ कहा। उसके चारों ओर घोस्ट लाइक ऑरा फैला हुआ था। ये पॉसिबल नहीं, यूमी और यूक्वान, ये दोनों ग्रेट लोग पहले ही नीचे जा चुके हैं, यहाँ फैसले करने का हक तुम्हारा नहीं है, एक भयानक घोस्ट ऑरा वाला व्यक्ति आगे बढ़ के बोला। तुम अभी नहीं समझते, दोनों बड़े लोग यहाँ नहीं हैं तो यहाँ का फैसला मेरा ही चलेगा, मुलर ने झुंझला के कहा। स्पष्ट था ये जो घोस्ट विरोध कर रहा था वो उससे काफी नाराज था। हाँ, एक मामूली 4 स्टार डोबडी भी अगर हमें लीड करना चाहता है तो उससे बड़ा मजाक ही क्या होगा। होंगू के लोग भी आगे बढ़ाए। उन्हें यह नहीं पता था कि उनके सामने खड़े ये लोग घोस्ट रेल्म के प्राणी हैं। अगर ये बात उन्हें पता होती तो अब तक वो इनसे भिड़ चुके होते। दूसरे लोगों के पॉइंट ग्रैबिंग कंपटीशन के प्रतियोगी भी काफी शक्तिशाली हैं। ऐसे में इन्हें आगे करके कुर्बान करने की योजना मुलर की होगी तो ये साफ है कि वो गलत लोगों से उलझ रहा है। कमबख्त, पीछे पीछे चाल चल रहे हो, आगे मौका मिला तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मुलर ने मनी मन गाली दी और फिर उन सभी के चेहरे अच्छी तरह याद कर लिए ताकि बाद में उन्हें उनकी औकात याद दिला सके। थोड़ी देर बाद वो शांत हुआ और कुएं के अंदर से धीरे धीरे घोस्ट ची ऊपर उठने लगी। फिर जल की सतह जैसे फिर से शांत हो गई। उधर स्याव्यान, लोंगी, जिस सबसे बड़े खजाने की बात तुम कर रहे थे वो इनफाइनल कोर्स फॉरेस्ट की तीसरी मंजिल पर ही है ना? स्याव्यान ने एंसेंट रूलर पर बैठे रूलर स्पिरिट से पूछा। जब से स्याव्यान ने लोंगी की सोर्स फ्लेम को निकल लिया था, लोंगी ये अच्छी तरह समझ चुका था कि यदि फ्यूचर में उसे फिर कभी आजादी की धूप देखनी है तो उसे स्याव्यान पर ही भरोसा रखना होगा। अब उसकी सारी आशाएं स्याव्यान से ही बंधी थी। सोर्स फ्लेम के निकल जाने के बाद लोंगी की ड्रैगन सोल कभी भी स्वतंत्र रूप से बाहर नहीं निकल सकती थी। अब वो केवल एंसेंट रूलर के वेपन स्पिरिट के रूप में ही अस्तित्व में रह सकता था। हाँ, मैंने हजारों सालों तक इसी कोर्स फॉरेस्ट में जीवन बताया है। ये स्थान मुझे उतना ही परिचित है जितना तुम्हें तुम्हारी हथेली। इस कोर्स फॉरेस्ट के सबसे बड़े खजानों में से एक इसी तीसरी मंजिल पे है और मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि उस खजाने को यहाँ का ओवरलॉर्ड सिल्वर हेवनली वॉल्फ भी छूने की हिम्मत नहीं करता, लोंगी ने गर्व से भरी आवाज में कहा। ज्यादा घुमाओ मत, सीधे बताओ कहाँ है। स्याव्यान ने सीधी बात की। मेरे साथ चलो,
लोंग जी ने कहा, और एंशिएंट रूलर से एक बहुत हल्की शक्ति की लहर निकली जो एक दिशा की ओर बढ़ गई। इस तरफ सियावियन ने भी तुरंत उसी दिशा में कदम बढ़ाए और पीछे आ रहे यूरू और मुफेंग से कहा, चलो पहले यहाँ से दूर हटते हैं, इस जगह ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। उधर कुएं के भीतर से युकुआन और होंगे की आवाज आई। उन्हें भी ऊपर की बहस सुनाई दे चुकी थी। जी, कुएं के ऊपर खड़े रेड वैली के लोग और घोस्ट एक एक करके अचानक गायब हो गए। सिर्फ मुलर अकेला वहीं रह गया। डैम, ये सोल रेस आखिर कर क्या रही है? मुलर ने झुंझला के कहा। स्पष्ट था, उसे खुद भी सही से नहीं पता था कि उसे इन्फर्नल कोर्स फॉरेस्ट की तीसरी मंजिल पे किस उद्देश्य से भेजा गया है। विचारों में उलझते उलझते उसने भी अपना शरीर छुपा लिया। कब दिन निकल के डूब गया किसी को नहीं पता चला। पर सियावियन और उसके साथी ये साफ महसूस कर पा रहे थे कि उनके चारों ओर की घोस्ट जी धीरे धीरे और अधिक डेंस हो रही है। हम इन्फर्नल कोर्स फॉरेस्ट की तीसरी मंजिल के कोर एरिया में पहुंच चुके हैं, सब लोग सावधान रहें। सियावियन ने चारों ओर नजर दौड़ा के कहा। यूरू, मुफेंग। एक चक्कर लगाने के बाद जब सियावियन ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि दोनों ही अचानक गायब हो चुके थे। घबराओ मत, ये बस इन्फर्नल कोर्स फॉरेस्ट की तीसरी मंजिल की कुछ प्रोटेक्शन टेक्निक्स हैं, कुछ विशेष ट्रिक्स कह सकते हो। कुछ ही देर में ये सारी ट्रिक्स अपने आप समाप्त हो जाएंगी। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।